यार मैंने ना बहुत लंबे टाइम से ना कोई सीरियल किलर की स्टोरी कवर नहीं करी थी। और जब भी मैं अपने इंस्टाग्राम के मैसेजेस खोलता था तो मुझे एक नाम बहुत बहुत ज़्यादा दिखता था, ज़ोडिएक किलर। और जब मैंने इसके बारे में देखना शुरू किया तो मैं हैरान, क्योंकि मेरे को छोड़ के भारत में हर किसी व्यक्ति ने, हर किसी यूट्यूबर ने इस केस को कवर कर रखा है। तो मैं क्यों ना करूं, मैं भी करूंगा। पहले मैंने इसको सोचा था कि ना करूं, छोड़े यार, कोई दिक्कत नहीं है, सबने कर रखा है, सबको इसकी स्टोरी पता ही होगी। बट जब मैंने इसकी डिटेल्स देखी तो सच में ये बहुत बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। और ये केस आज भी ओपन है, आज तक इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। पिछले से पिछले वीडियो में मैंने ये सोचा था कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ, बट जब मैंने मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स खोले उसके बाद तो मुझे इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ी इस मैसेज के लिए कि मैंने रिटायरमेंट का सोचा भी क्यों। इसीलिए मैंने अपनी गलती मान ली है और अभी कोई रिटायरमेंट का प्लान नहीं है। आपकी, मेरी और ये हम सब की भसड़ ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन भसड़ तो लाइक बटन के साथ भी तो है, वो आप क्यों नहीं पूरी कर देते? सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही अमेजिंग अनबिलीवेबल केस को समझने के लिए हमें अमेरिका में जाना पड़ेगा। और टाइम था जून 1963 का, जब अमेरिका के सेंटा बारबरा कैलिफोर्निया का रहने वाला एक प्रेमी जोड़ा लिंडा और बॉबी, ये दोनों दोपहर के टाइम पर आपस में मिले। इन दोनों ने अपनी गाड़ी उठाई और गाड़ी चलाते हुए सीधा वहीं पर मौजूद टिहिगुआ बीच पर पहुंचे। असल में दोनों ही अपने परिवार को पता कर निकले थे कि हम दोनों मिलने वाले हैं और साथ ही टिहिगुआ बीच पर जाएंगे, वहां पर पूरी दोपहर सन बाथ लेंगे और शाम होते होते घर पर वापस आ जाएंगे। बट जब शाम होते होते भी ये घर पर वापस नहीं आए तो ऑब्वियसली इनके परिवार वालों को चिंता शुरू हुई। अब उस टाइम पर ऐसे मोबाइल का जमाना नहीं था कि कोई भी गायब हुआ तो फोन करके पूछ लो कि हाँ भाई कहाँ है, ऐसा नहीं था उस टाइम पर। सो इन दोनों ही परिवार वालों को चिंता हुई। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट किया, एक दूसरे से जाकर मिले और इन दोनों को ही ढूंढना शुरू कर दिया। रात होते होते दोनों ही परिवार वाले पुलिस वालों के पास गए। पुलिस ने भी ढूंढना शुरू किया, टिहिगुआ बीच पर भी आए, लेकिन उनको वहां पर कुछ नहीं मिला। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी और अगले दिन सुबह सुबह टिहिगुआ बीच के पास रहने वाले एक मछुआरे ने वहां पर एक लावारिस गाड़ी खड़ी देखी, जो कि कल शाम से खड़ी थी यहाँ पर। सो उसने तुरंत पुलिस वालों को रिपोर्ट किया कि ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और रात को भी इसको कोई लेने नहीं आया। सो पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। लिंडा और बॉबी के घर वालों को बुलाया गया। उन दोनों के घर वालों ने इस गाड़ी की पहचान कर ली कि हाँ, ये गाड़ी तो लिंडा और बॉबी की ही है, बट वो दोनों कहाँ पर है। सो पुलिस वालों ने इस पूरे बीच के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। असल में इस बीच पर बहुत सारे छोटे छोटे शेक हाउसेस बनाए गए थे ताकि लोग वहां पर आराम कर सके। अपने कपड़े वगैरह अगर किसी को बदलने हैं तो वो शेक हाउस रेंट पर लेकर ये काम कर सकता है। और ऐसी एक शेक हाउस के अंदर जब पुलिस वालों ने एंटर किया तो अंदर लिंडा और बॉबी की लाश पड़ी थी। अब ये लाश पड़ी थी यहाँ, ये नॉर्मल है, बट ये किस हालत के अंदर पड़ी थी ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। असल में ये दोनों ही आपस में पीछे से बंधे हुए थे और इन दोनों की लाशों को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि इनको मल्टीपल गोलियां मारी गई हैं। खैर पुलिस वालों ने बॉडी को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बता दिया कि इन दोनों को मल्टीपल शॉट्स मारे गए हैं, वो भी एक 22 कैलिबर राइफल के साथ। इस डबल मर्डर ने बहुत सारी मीडिया अटेंशन भी ग्रैब करी, बट एट द एंड किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर इन दोनों के साथ क्या हुआ होगा। इसके अलावा पुलिस वालों ने जब उस शेक की छानबीन करी तो ये समझ में आया पुलिस वालों को कि इस शेक का पीछे वाला आधा हिस्सा जला हुआ था। असल में उसको लकड़ियों से बनाया गया था, घास फूस की चद्दर उसके ऊपर लगाई गई थी और उसको जलाने की कोशिश की गई थी। मतलब ये साफ था कि जो भी इनको मारने वाला था उसने मारने से पहले इन दोनों के हाथ पैरों को आपस में बांधा और उसके बाद आमने सामने बैठाकर इनको सामने से गोलियां मारी गई। और उसके बाद जिस शेक के अंदर इनको मारा गया था उस शेक को जलाने की भी कोशिश की गई। इसका मतलब साफ था कि किलर इन दोनों की पहचान होना नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको मार तो पहले ही दिया था, उसने जान तो पहले ही ले ली थी। लेकिन किस्मत से वो शेक उस टाइम पर बच गया और बाद में इन दोनों की पहचान भी हो गई। लेकिन ये केस पूरे तरीके से उस टाइम पर अनसॉल्व रहा। 3 सालों का टाइम बीत चुका था। 3 सालों बाद पुलिस वालों को पता चलने वाला था कि आखिर वो किस चीज के साथ, किस भयंकर बीमारी के साथ डील कर रहे हैं। सो 1966 में रिवरसाइड कैलिफोर्निया के पास रहने वाली 18 साल की शेरी बेट्स नाम की ये लड़की, वैसे तो स्टूडेंट थी, बट उस संडे क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टी थी, सो उसने सोचा कि क्यों ना यहीं पास ही के एक लाइब्रेरी में जाकर कुछ बुक्स रीड करूं और जो वो रिसर्च, जो प्रोजेक्ट वो काम कर रही थी अपने स्कूल के अंदर, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ और जानकारी लूं। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे और अभी तक भी शेरी बेट्स उसी लाइब्रेरी के अंदर बैठकर आराम से पढ़ रही थी किताबें। लेकिन सडन
सडनली उसका ध्यान सामने लगी हुई घड़ी के ऊपर गया और उसने देखा कि 9 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, उसके घर वाले उसका वेट कर रहे होंगे। सो उसने वापस अपनी सारी बुक समेटी, जहां से उठाई थी वहीं उन बुक्स को रखा, लाइब्रेरी से बाहर निकली, अपनी वॉक्सवैगन बीटल गाड़ी के अंदर आकर बैठी। बट उसने जैसी चाबी लगाई उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, उसकी गाड़ी के अंदर कोई पावर ही नहीं आ रही थी। सो अब उसको अपनी गाड़ी लेकर घर भी जाना, लेकिन जाए तो जाए कैसे। असल में जिस टाइम पर शेरी बेट्स इस लाइब्रेरी के अंदर बैठी हुई थी, उस टाइम पर कोई था जो शेरी बेट्स को सुबह से ही देख रहा था और उसको पता था कि शेरी बेट्स अपने साथ इस गाड़ी को यहाँ पर लेकर आई है। और उस आदमी ने ना सिर्फ शेरी बेट्स के ऊपर नजर बनाकर रखी, बल्कि वो चुपके से शेरी बेट्स की इस गाड़ी के पास गया, गाड़ी के नीचे घुसा और अपने कुछ औजारों से, जो गाड़ी का इग्निशन वायर होती है, जैसे हम चाबी लगाते हैं और जो पूरी सप्लाई गाड़ी के अंदर घूमती है वायर से, वो वायर ही काट डाली। अब बेचारी शेरी बेट्स ने जैसे वो चाबी लगाई उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। पूरी रात शेरी बेट्स के घर वाले उसको ढूंढते रहे, लेकिन शेरी बेट्स का कोई भी अता पता उनको नहीं लगा। इसलिए सुबह होते ही वो पुलिस वालों के पास गए। पुलिस वालों ने आसपास के एरिया में ढूंढना शुरू किया और बहुत जल्दी उनको वो वॉक्सवैगन बीटल लाइब्रेरी के बाहर खड़ी हुई दिखाई दी। वहां जाकर जब उन्होंने उस गाड़ी की पहचान करी तो गाड़ी के अंदर ही शेरी बेट्स की लाश भी मौजूद थी। जी हाँ, तुरंत शेरी बेट्स के घर वालों को बुलाया गया और आते ही उन्होंने पहचान लिया कि हाँ, यही उनकी लड़की शेरी है। बट शेरी की बॉडी के अंदर तकरीबन 1 दर्जन से भी ज़्यादा चाकू मारे गए थे। और ना सिर्फ चाकू मारे गए थे, बल्कि कुछ वार तो इतने ज्यादा ब्रूटल थे कि उसका एक कंधा लगभग पूरा कट कर साइड में लटक रहा था। पुलिस वालों को इस गाड़ी के पास ही एक टाइमैक्स घड़ी भी मिली, जो किसी आदमी की थी। इस घड़ी के साथ साथ इस घड़ी के बिल्कुल बराबर में एक जूते का निशान भी मिला, जिसको देखकर लग रहा था कि ये किसी मिलिट्री ग्रेड का जूता होगा, जो कि मिलिट्री वाले पर्सन पहनते हैं। ऐसा कुछ जूते का वो निशान था। लेकिन ये घड़ी मिलना, टाइमैक्स की घड़ी, इसको आप ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि आगे भी आपके काम आएगी। सो टाइमैक्स की घड़ी मिलना, इसका मतलब ये साफ था कि हो ना हो जिस टाइम पर वो किलर शेरी बेट्स का मर्डर कर रहा था, उस टाइम पर शेरी बेट्स ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करी होगी और उसी कोशिश में किलर की घड़ी उसके हाथ से निकल गई और ये किसी तरीके से गाड़ी से बाहर भी निकल गई। इनफैक्ट शेरी बेट्स के नाखूनों के अंदर भी काफी सारी स्किन मौजूद थी, जो कि ऑब्वियसली किलर को पकड़कर जब उसने खरोचना शुरू किया होगा किलर को, तो उसके वजह से उसके नाखून में फंस गई होगी वो। बट पुलिस वालों ने उस टाइम पर वो स्किन सैंपल्स लिए, डीएनए सैंपल्स लिए, लेकिन उस टाइम पर कोई डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं थी जो किसी के साथ भी मैच करके पहचान सके कि हाँ यही किलर है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। बस पुलिस वालों ने एविडेंस के तौर पर उनको जमा कर लिया। बट इसके तकरीबन 2 महीनों बाद पुलिस वालों के पास, और ना सिर्फ पुलिस वालों के पास बल्कि वहीं लोकल न्यूज़ मीडिया के पास भी, अलग अलग ऑफिस के अंदर सेम डे 2 लेटर्स डिलीवर हुए। और ये लेटर किसी और के नहीं बल्कि उसी किलर ने लिखे थे और ये लिखकर पुलिस वालों के साथ मीडिया को भेजे। जी हाँ, पहले लेटर के अंदर उस किलर ने बहुत ही क्लियर कट डिटेल के अंदर लिखा हुआ था कि कैसे उसने शेरी बेट्स को अपना टारगेट बनाया। जी हाँ, उसने लिखा हुआ था कि वो सुबह से ही जिस टाइम पर शेरी बेट्स इस लाइब्रेरी के अंदर आई थी, उसने आते हुए देख लिया था कि ये लड़की यहाँ पर आई है एक गाड़ी लेकर और ये उसका एक बहुत ही ईजी टारगेट हो सकती है। सो उसने सबसे पहले तो गाड़ी के नीचे घुसकर गाड़ी की तारें काटी ताकि वो गाड़ी स्टार्ट ना हो, और बाद में पूरा दिन खड़े रहकर उस लाइब्रेरी के सामने वेट किया कि कब शेरी बेट्स बाहर निकलेगी, गाड़ी के अंदर आकर बैठेगी। और रात के तकरीबन 9 बजे के बाद सोच कर देखिए पूरा दिन ये किलर वेट में रहा शेरी बेट्स के बाहर निकलने का। सो जैसे ही शेरी बेट्स निकलकर बाहर आई, गाड़ी के अंदर बैठी, ये किलर उस टाइम पर उसको देख रहा था। उसने जैसे ही चाबी लगाई और घुमाने की कोशिश करी, बट वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सो इस पॉइंट पर वो किलर वहां से निकलकर सीधा इस गाड़ी के पास गया, शीशे के ऊपर नॉक किया। शेरी बेट्स ने अंदर शीशा और पूछने लगी कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है। उस किलर ने कहा कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ गाड़ी स्टार्ट करने में। शेरी बेट्स को अब लेट हो रहा था घर जाने के लिए और उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं। सो उसने कहा कि ठीक है आप प्लीज़ ट्राई कर लीजिएगा। जिसके बाद उस किलर ने कहा कि आप एक काम करो, जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाओ, मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। शेरी बेट्स उस गाड़ी से बाहर निकली, घूम कर आई, अपनी पैसेंजर सीट के ऊपर आकर बैठी। अब ड्राइवर सीट पर काफ़ी देर तक इस किलर ने सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश करी, बट वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। जिसके बाद उसने शेरी की तरफ देखा और कहा कि अब टाइम आ चुका है। शेरी ने पलट कर कहा कि क्या गाड़ी का? नहीं, किलर ने कहा नो, तुम्हारा टाइम आ चुका है। जिसके बाद उस किलर ने शेरी बेट्स के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया और हमले इतने खतरनाक थे कि उसका कंधा भी कटकर नीचे लटक रहा था। ये सच में बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। लेकिन उसने इस लेटर में लिखा कि शेरी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी उसके साथ और उसको इस लड़ाई में मज़ा भी आया। खैर, अप्रैल 1967 यानी कि अप्रैल 1967 का टाइम आ चुका था और अब शेरी के पिता और साथ में लोकल पुलिस स्टेशन वालों के पास एक पेज आया लेटर का, और उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि शेरी को तो मरना ही था।
अब और भी मरेंगे। बट ये जितने भी लेटर्स अभी तक पुलिस वालों के पास आए थे, इन सभी लेटर्स पर नीचे पेज के एक चीज लिखी थी, एक निशान सा बनाया गया था। अब आप इसको देखिए, क्या ये यहाँ पर Z बना हुआ है या फिर 2 लिखा हुआ है, 2 या फिर Z। ये चीज या ये निशान जो भी था, ये हर पेज के नीचे वाली साइड में लिखा हुआ करता। लिंडा और बॉबी के मर्डर की तरह शेरी बेट्स का भी वो केस उस टाइम पर कोई सॉल्व नहीं कर पाया और धीरे धीरे ये चीज ठंडी पड़ती गई। सब लोग इन मर्डर्स को भूल चुके थे। 2 सालों का टाइम बीत चुका था। 20 दिसंबर 1968 यानी कि 20th of दिसंबर 1968 का डे आ चुका था और अब तीसरी बार जगह थी बेनिशिया सिटी, कैलिफोर्निया की। और ये सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ मौजूद लेक हरमन के लिए। इसके अलावा ये लेक बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है कपल्स के द्वारा, क्योंकि ये लोग यहाँ पर आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा गोलू मोलू करते हैं, कुचू पुचू करते हैं, इनका अच्छा टाइम पास हो जाता है। और ऐसा ही एक कपल 16 साल की बेटी, 17 साल का डेविड, ये दोनों असल में एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट थे। बट स्कूल के अंदर रहते इन दोनों का थोड़ा सा नैन मटक्का हो गया और इन दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। अब अपनी पहली डेट सेलिब्रेट करने के लिए ये दोनों बेनिशिया में मौजूद उस लेक हरमन पर आए। यहाँ जो क्रूज वगैरह चलते हैं, इस क्रूज के अंदर उन्होंने अपनी पहली डेट बुक करी। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। इन दोनों का वो क्रूज ट्रिप पूरा हो चुका था और उस क्रूज ने वापस इन दोनों को उस किनारे पर लाकर छोड़ दिया। अब इनका प्लान था कि ये पूरी रात यहीं पर नाइट आउट करेंगे, अपनी गाड़ी के अंदर बैठेंगे और थोड़ा सा मेकआउट वगैरह करके सुबह होते ही घर वापस चले जाएंगे। सो तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। ये दोनों अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर वही कर रहे थे और तभी एक अनजान आदमी इनकी गाड़ी के पास आया। गाड़ी का दरवाजा खटखटाया। डेविड, जिसने घूमकर उस आदमी की तरफ देखा ड्राइवर साइड से और गाड़ी का शीशा नीचे किया, उस आदमी ने इन दोनों को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहा। इससे पहले कि बेटी और डेविड दोनों कुछ समझ पाते, इतने में ही उस आदमी ने, जो पीछे अपने साथ अपने राइफल ले रहा था, उसने राइफल अपनी आगे करी और वार्निंग शॉट्स फायर किए। एक वार्निंग शॉट उसमें सीधा गाड़ी के जो पीछे वाला शीशा था, उस शीशे के ऊपर जाकर लगा। शीशा टूट चुका था। ऑब्वियसली अंदर बैठे बेटी और डेविड ये दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। डेविड तुरंत बाहर निकला और उसके बाहर निकलते ही उस आदमी ने तुरंत उसके यहाँ कान के नीचे वो अपनी राइफल लगा दी। और इतने पे ही, इससे पहले कुछ वो बोल पाता, पूछ पाता कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है, इतने में ही उस किलर ने एक शॉट फायर कर दिया और वो गोली सीधा डेविड के कान को चीरते हुए उसके ऊपर दिमाग से जाकर निकली, जो कि ऑब्वियसली जानलेवा हमला था। अब दूसरी तरफ बेटी, जो कि पैसेंजर साइड पर बैठी हुई थी, उसने अपनी खिड़की का दरवाजा खोला, वहां से भागने की कोशिश करी। बट वो तकरीबन कार से सिर्फ 30 फीट ही दूर भाग पाई थी कि पीछे से उस किलर ने उसके प्रिसाइज निशाने, एकदम सटीक निशाने, उसने पीछे से मल्टीपल शॉट्स फायर किए और सीधा बेचारी बेटी को जाकर लगे और बेटी नीचे गिरकर सीधा उसकी भी मौत हो चुकी थी। रात के तकरीबन 11:30 बजे, जो कि यहाँ पर पेट्रोल रेंजर्स आसपास पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने इस तरीके से गाड़ी को लावारिस हालतों में खड़ा हुआ देखा। बाहर उसके 2 लाशें पड़ी थी। तुरंत मौके पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस को यहाँ से तकरीबन 10 गोलियों के खोल बरामद हुए, वही सेम 22 कैलिबर के गोल। जल्दी ही पुलिस वालों ने इन दोनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया और इस पोस्टमार्टम में कन्फर्म हो चुका था कि दोनों की मौत सिर्फ 6 मिनटों के इस हमले के अंदर हो चुकी थी। दूसरा, इन दोनों के साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया। तीसरा, इनके साथ कोई भी लूटमारी नहीं की गई, क्योंकि इनके सभी वैल्यूएबल्स, जो कि इन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई थी, जो भी इनका पर्स वगैरह था, वॉलेट, वो सारा कुछ यहीं मौजूद था। इस डबल मर्डर को पुलिस वालों ने लिंक किया डेविड के एक दोस्त के साथ, रिकी। असल में रिकी बहुत ज़्यादा पसंद करता था बेटी को और जैसे ही डेविड और बेटी रिलेशनशिप में आए, ऑब्वियसली रिकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रिकी ने बेटी को स्टॉक करना शुरू कर दिया। वो उसके सारा दिन घर के बाहर खड़ा रहता। ऑब्वियसली बेटी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती, इसलिए उसने अपने घर के सारे पर्दे डालकर रखने शुरू कर दिए। क्योंकि ये बात उसने अपने सभी दोस्तों को बता रखी थी, इसलिए पुलिस वालों को जल्दी पता लग गई। पुलिस वालों ने रिकी को झप लिया, अपने साथ लेकर आए, इंटेरोगेशन करी, बट कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उसको मजबूरन छोड़ना पड़ा। बट इस इंसिडेंट के तकरीबन 7 महीनों बाद 4 जुलाई 1969 यानी कि 4th of जुलाई 1969 के दिन इस केस ने, इस डबल मर्डर केस ने एक बहुत ही शार्प टर्न लिया। असल में इस रात 22 साल की डार्लिन और 19 साल का माइकल, ये वलेहो के एक पार्किंग लॉट में रात के टाइम पर अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे आराम से। असल में 22 साल की डार्लिन एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी, बट उसके पति ने उसको छोड़ दिया। तो बाद में वो जाकर माइकल के साथ कांटेक्ट में आई और ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में आ चुके थे। एक तो मेरे को यहाँ इन कोरों का ये समझ नहीं आता कि कौन किससे शादी कर लेता है, कौन किसके साथ बच्चे पैदा कर लेता है और कौन बाद में किसके साथ रिलेशनशिप में आ जाता है।
जो भी हो ये इनकी पर्सनल चॉइस है, ये अपने आप देखेंगे। बट ये दोनों यानी कि डार्लिन और माइकल उस रात उस पार्किंग लॉट के अंदर वले होके अपनी गाड़ी के बाहर खड़े थे, आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते अभी इनको सिर्फ 10 मिनट ही बीते थे और तभी इन दोनों का ध्यान इस पार्किंग लॉट के मेन एंट्री गेट पर गया और उन्होंने नोटिस किया कि एक गाड़ी वहां अंदर एंटर हो रही है। अब रिमेंबर, इस पार्किंग लॉट में इनकी गाड़ी के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। आधी रात के आसपास का टाइम था और कौन ही मौजूद होगा। ये दोनों खड़े थे, आपस में बातें कर रहे थे। सामने एंट्री गेट से एक और गाड़ी अंदर एंटर हुई और तभी माइकल ने डार्लिन की तरफ देखा और कहा कि डार्लिन, ये जो गाड़ी आई है क्या तुम इसे जानती हो या फिर अंदर जो आदमी बैठा है उसको जानती हो? बट डार्लिन ने मना कर दिया कि नहीं, मैं कैसे जानूंगी, हर किसी को मैं थोड़ी ना जानती फिरूंगी। बट वो गाड़ी धीरे धीरे इनके पास आई और तकरीबन वो सिर्फ उनसे 8 फीट दूर थी और तभी सडनली उस गाड़ी ने अपना बैक गियर लगाया और सीधा यहाँ से बैक जाते हुए उस एंट्री गेट से वापस बाहर निकल चुकी थी। इस गाड़ी को देखकर दोनों अनकंफर्टेबल हुए और अपनी खुद की गाड़ी के अंदर जाकर बैठ चुके थे। अंदर बैठकर बातें करने लगे और तकरीबन 5 मिनटों बाद ही वो गाड़ी वापस उसी एंट्री गेट से अंदर एंटर हुई और अब की बार यहाँ इनसे तकरीबन 10 फीट दूर आकर रुकी। और अब की बार ना सिर्फ रुकी बल्कि उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकला अपने हाथ में फ्लैश लाइट लेकर। और इस मोमेंट पर माइकल और डार्लिन को लग रहा था कि हो सकता है ये कोई पुलिस वाला होगा, यहाँ इनकी चेकिंग वगैरह करने आया है कि इतनी रात यहाँ तुम क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो, अपने अपने घर जाओ। सो तुरंत माइकल ने अपना पर्स ढूंढना शुरू कर दिया अपनी जेब के अंदर कि जैसे ये पुलिस वाला आएगा अपनी आईडी वो उसको दिखा देगा। लेकिन इससे पहले कि माइकल अपना पर्स निकाल पाता, इतने में ही उसको कुछ बहुत अजीब सा फील हुआ अपनी गर्दन के पास। जी हाँ, ये जो आदमी पीछे से उतरा था हाथ में फ्लैश लाइट लेकर, ये सीधा इनके पास आया। उस आदमी के एक हाथ में फ्लैश लाइट थी और दूसरे हाथ में एक राइफल, और वो राइफल लेकर सीधा आया माइकल के पास गया। उसकी खिड़की का शीशा नीचे डाउन था उस टाइम पर और उसी शीशे के अंदर से फ्लैशलाइट जलाकर सीधा इस आदमी ने अपनी बंदूक की बैरल माइकल के कंधे के पास रखी और शॉट कर दिया। इससे पहले कि माइकल को कुछ समझ आता, उसको एक बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन के साथ हद से ज़्यादा दर्द होने लगा। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो भागने की कोशिश कर रहा था ड्राइवर साइड से अंदर की तरफ अपनी गाड़ी में, सोच रहा था कि पिछले वाली सीट के ऊपर जाकर वो बच जाएगा। बट इससे पहले कि वो ड्राइवर सीट से उठ भी पाता, इतने में ही उस आदमी ने, उस किलर ने दूसरा शॉट भी फायर कर दिया। वो सीधा माइकल के घुटनों में जाकर लगा। माइकल को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि साइड में बैठी हुई डार्लिन, उसने भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और उस आदमी ने, उस किलर ने डार्लिन के ऊपर भी रैंडम शॉट्स फायर कर दिए। अब गोली लगने के बाद डार्लिन तो बिल्कुल चुप हो चुकी थी, उसकी सांसें वहीं रुक चुकी थी, लेकिन माइकल वो अभी भी जिंदा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। और उसकी चिल्लाहट को चुप करने के लिए इस किलर ने 2 और शॉट्स माइकल के ऊपर फायर किए और वो सीधा उसके पेट में जाकर लगे। माइकल भी अब चुप हो चुका था, जिसके बाद बहुत कैजुअली वो किलर वहां से निकला, सीधा अपनी गाड़ी में गया, अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और वहां से निकल चुका था, बहुत ज़्यादा कैजुअली। लेकिन इस मोमेंट पर भी माइकल जिंदा था। उसने किसी तरीके से खुद को संभाला, अपनी गाड़ी की वो खिड़की खोली, वहां से बाहर निकला मदद मांगने के लिए। तकरीबन रात के 12:10 के आसपास उसको वहां एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। माइकल ने उस गाड़ी को हाथ दिया, वो गाड़ी वहां पर रुकी। उस गाड़ी वाले ने सीधा जाकर एक फोन बूथ पर 911 डायल किया। पुलिस वाले मौके पर पहुंच चुके थे और दोनों यानी कि माइकल और डार्लिन को अपने कब्जे में लिया। डार्लिन मौके पर ही मर चुकी थी, लेकिन माइकल अभी भी जिंदा था। माइकल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डार्लिन का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका था। अब ये सारा कुछ काम चल ही रहा था कि तकरीबन रात के 1 बजे के आसपास एक और फोन 911 पर आया और जैसे ही पुलिस वाले ने फोन उठाया, उसने इमरजेंसी पूछी कि हाँ जी बताओ क्या हुआ, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। बट दूसरी साइड से एक आदमी बिना कुछ बोले, बिना कुछ उस पुलिस वाले की बातों का जवाब दिए अपनी ही खुद स्क्रिप्ट सी पढ़ रहा था। वो अपनी बातें बताया जा रहा था कि कैसे अभी अभी उसने 2 बच्चों को मारा है, शायद उनकी मौत हो चुकी है, जाकर उनकी लाश वहां से उठा लो। बट उसको नहीं पता था कि माइकल अभी भी जिंदा है। अब दूसरी बात, पुलिस वालों से अपने सवाल पूछने लग गया, लेकिन उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बहुत ही लो गर्गलिंग आवाज के साथ बोल रहा था कि आई एम द ज़ोडिएक एंड आई जस्ट किल्ड 2 किड्स, ऐसे ऐसे वो बोल रहा था। और उसने तभी कॉल को एंड करने से पहले ये कहा कि मैंने पिछले साल भी ऐसे ही 2 बच्चों को मारा था हरमन लेक पर। जी हाँ, वो बैटी और डेविड की बात कर रहा था, जो कि 2 मर्डर हुए थे, जिसका इल्जाम बेचारे उस रेकी के ऊपर लगा था, जो कि बैटी को पसंद करता था। और इसके बाद इस मोमेंट पर समझ चुके थे पुलिस वाले कि वो एक बहुत ही खूंखार और बहुत ही बेदर्द सीरियल किलर के साथ डील कर रहे हैं। जल्दी ही माइकल को भी होश आ चुका था। बट माइकल ने उठते ही सबसे पहले पूछा कि डार्लिन वो कहाँ पर है। डॉक्टर्स ने बता दिया कि डार्लिन की मौत हो चुकी है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। माइकल फूट फूट कर रोने लगा। बट पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और पूछने लगे कि हाँ भाई बता
कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ था। और दूसरी तरफ पुलिस वालों की एक टीम उस फोन बूथ पर भी गई जहां से वो फोन आया था उस किलर का पुलिस वालों के पास, लेकिन तब तक उस फोन बूथ से सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिटाए जा चुके थे। खैर हॉस्पिटल में मौजूद माइकल ने डिस्क्रिप्शन देनी शुरू करी कि वो आदमी कौन था, कैसा दिखता था। जहां उसने कहा कि वो किलर तकरीबन 5 फुट 8 इंच के आसपास का होगा, काफी ज्यादा मोटा सा, काफी ज्यादा उसका बड़ा फेस। मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी क्योंकि उसने एक भी वर्ड मुझे नहीं बोला, हमसे कोई बात ही नहीं करी। बात करने से पहले उसने शॉट्स फायर करने शुरू कर दिए, हम संभलने का भी मौका हमें नहीं मिला। इस अटैक के 1 महीने बाद लोकल 3 न्यूज़पेपर्स को एक एक लेटर मिला और ये लेटर किलर की तरफ से भेजा गया था। और इस लेटर के अंदर बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ था कि कैसे माइकल और बैटी उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और कैसे वो वहां पर पहुंचा, कैसे उसने मर्डर किया, कैसे माइकल खुद को बचाने के लिए पिछले वाली सीट के ऊपर कूदने वाला था और कैसे इन दोनों को मारकर ये किलर बहुत ही स्लोली यहाँ से कैजुअली बिल्कुल गया था। उसको बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी यहाँ से गाड़ी भगाने की या फिर भागने की, नहीं, वो बहुत आराम से यहाँ से निकला था। बट इसके अलावा इन लेटर्स के साथ 3 और छोटे छोटे पेजेस अटैच किए गए थे और इन पेजेस के ऊपर बहुत ही अजीब सी सीक्वेंस के अंदर अलग अलग लेटर्स, अल्फाबेट और साइंस बनाए गए थे जिनका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा था, लिटरली कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा था। लेकिन ये एक्चुअल में पजल थे जो अब ना सिर्फ पुलिस वालों को बल्कि लोकल लोगों को मिलकर ये पजल सॉल्व करने थे आने वाले अटैक्स की जानकारी पहले से पाने के लिए। इसके अलावा इन लेटर्स के ऊपर हर पेज के ऊपर एक साइन बना गया था कॉर्सेयर का, जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक सर्कल और उसके बीच में क्रॉस बनाया गया था। इसके अलावा इन लेटर्स के ऊपर एक बहुत ही अजीब और बहुत ही दर्दनाक वार्निंग लिखी हुई थी और वो ये कि अगर आज के दिन मतलब कि 24 घंटे के अंदर इन पहेलियों को, जो पजल मैंने लिखकर तुमको भेजे हैं, ये पजल अगर नहीं सुलझाए गए तो अगले वीकेंड पर, किलर खुद ये बोल रहा है उसके अंदर लेटर के अंदर, तो अगले वीकेंड पर मैं नॉर्मली रैंडम लोगों को शूट कर दूंगा जो भी आसपास मेरे घूम रहे होंगे। जिसके बाद सभी हरकत के अंदर आ गए। जो न्यूज़पेपर वाले थे उन्होंने लेटर्स ये जो आए थे इनकी कॉपीज निकलवा कर पब्लिक के अंदर बांटना शुरू कर दिया। हर कोई हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज इन लेटर्स के अंदर जो पजल है इसको सॉल्व करो वरना हम में से कोई भी मारा जा सकता है, हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड सा है, आप प्लीज इन सबको सॉल्व करो। और बहुत सारे लोग जिनका दिमाग तेज था, बहुत ज़्यादा IQ वाले, मेरे जैसे 1.5 IQ वाले नहीं, अच्छे अच्छे विद्वान लोग, वो सभी इन पजल्स को सॉल्व करने के अंदर लग चुके थे। जिसके बाद एक टीचर कपल ने फाइनली ये एडमिट किया कि उन्होंने इस पजल को सुलझा लिया है और उन्होंने अपना एक सॉल्यूशन लिखकर पुलिस वालों के पास भेजा। उस टीचर कपल के अकॉर्डिंग उन लेटर्स के अंदर लिखा हुआ था कि मैं, मेरी जो आने वाली जिंदगी है, मेरी मौत के बाद की जो जिंदगी होगी, उसके लिए मैं स्लेव्स इकट्ठा कर रहा हूँ। मतलब कि मैं लोगों को मार मार कर उनकी जो आत्माएं हैं उनको अपना गुलाम बनाऊंगा और जब मेरी मौत होगी मैं इन आत्माओं को अपने साथ ही ऊपर ले जाऊंगा और बाद में ये आत्माएं जिनको मैंने मारा है ये मेरी गुलाम बनकर रहेंगी। मैं मेरा नाम नहीं बताऊंगा वरना तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे और मेरे इस मिशन के अंदर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे। ये कुछ उसने इस लेटर के अंदर लिखा हुआ था। लेकिन इन सभी लेटर्स के अंदर एक चीज ये कॉमन थी कि सारे के सारे लेटर्स एक वर्ड से शुरू हो रहे थे, एक लाइन से, एक फ्रेज से शुरू हो रहे थे जिसके अंदर लिखा हुआ था कि दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। और इसके बाद से पहली बार इस किलर का नाम ज़ोडिएक किलर पड़ा क्योंकि हर लेटर के ऊपर लिखा हुआ था दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। सितंबर 1969 का टाइम आ चुका था, 1 महीने के आसपास का टाइम बीत चुका था उन लेटर्स को आए। सबको लग रहा था कि ज़ोडिएक अब शांत हो चुका है, अब वो कुछ भी नहीं करेगा। बट इस सितंबर महीने में एक बार फिर से ज़ोडिएक दिखा। जी हाँ, कैलिफोर्निया की लेक बेरियासा के पास 20 साल का ब्रायन और 22 साल की सिसिलिया, ये दोनों कॉलेज टाइम से बहुत अच्छे दोस्त, सो इन्होंने प्लान बनाया था कि क्यों ना वो नैपा वैली जो इसी बेरियासा लेक के पास है उसको एक्सप्लोर करने के लिए जाएं। बट वहाँ जाने से पहले क्यों ना एक शाम इस लेक बेरियासा के पास कैंपिंग वगैरह करें, मज़ा आएगा, दोनों एंजॉय करेंगे। 27 सितंबर 1969 के दिन ये दोनों अपना सामान लेकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ कर सारा सामान लेकर लेक बेरियासा के पास पहुंचे, अपना कैंप सेटअप करने लगे। कैंप सेटअप करते ही वो जो पोर्टेबल चेयर्स ये अपने साथ लेकर आए थे उन दोनों चेयर्स को वो उन्होंने बाहर सेटअप किया। उस चेयर के ऊपर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आए थे उसको पीने लगे। बट तभी सिसिलिया ने देखा कि सामने उसके जो पेड़ है उस पेड़ के पास कोई है। उसने तुरंत ब्रायन की तरफ इशारा किया कि ब्रायन, सामने उस पेड़ को देखो, उस पेड़ के पीछे कोई है जो बार बार मुझे देख रहा है। सो ब्रायन का भी ध्यान उस पेड़ की तरफ गया, ब्रायन ने भी उसको देखना शुरू किया बट उसको वहां कुछ नहीं दिखा।
और तभी सिसिलिया ने दोबारा से कहा कि ब्रायन अब देखो सामने वहाँ कोई है। और जैसे ब्रायन ने दोबारा उस तरफ देखा तो हाँ, वहाँ कोई था जो बार बार उनको देख कर ऐसे पेड़ के पीछे वापस छुप जा रहा था। बेशक ये दोनों बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे और बनता भी था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुनसान सा इलाका, शाम हो चुकी थी, इनके आसपास और कोई मौजूद नहीं और ये आदमी इनको इतनी अजीब तरीके से देख रहा था। और सडनली वो आदमी उस पेड़ से बाहर निकला, धीरे धीरे इनके पास आने लगा। अब इन दोनों को ऑब्वियसली डर भी लग रहा है कि ये ऐसे ऐसे पास आ रहा है। इस आदमी ने अपना पूरा मुंह एक बहुत बड़े नकाब के साथ ढका हुआ था। अभी जो फोटो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल स्केच था जो उस टाइम पर बनाया गया था ज़ोडिएक किलर के लिए। सो उसने एक बहुत ही बड़ा सारा ये नकाब सा पहना हुआ और इस नकाब के ऊपर आगे वही एक सर्कल और उसके ऊपर एक क्रॉस बना हुआ था। धीरे धीरे चलते हुए वो आदमी सीधा ब्रायन और सिसिलिया के सामने आकर खड़ा था। उसने अपनी जेब में रखी हुई पिस्टल निकाली और सीधा इन दोनों के ऊपर तान दी। लेकिन अब की बार इसने बोलना शुरू किया। असल में इस आदमी ने जो भी व्यक्ति था, इसने नकाब के ऊपर एक चश्मा पहना हुआ था और उस नकाब के अंदर 2 छेद, जिसके अंदर से आंखें उसकी क्लियर दिखाई दे रही थी और उसके ऊपर उसने वो चश्मा पहना हुआ। और इस आदमी ने अब बोलना शुरू किया। उसने कहा कि मैं अभी अभी मोंटाना जेल से भाग कर आया हूँ, वहाँ के गार्ड्स को शूट करके, और मुझे यहाँ से भाग कर सीधा मैक्सिको जाना है, इसलिए मुझे तुम्हारी गाड़ी की चाबी चाहिए, तुरंत मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दो। अब ब्रायन, जिसने इस सिचुएशन को थोड़ा सा लाइटली लिया और उसको समझाने की कोशिश करी, वो असल में इस आदमी से बात करना चाह रहा था। ब्रायन ने अपनी गाड़ी की चाबी उस आदमी को देने से मना कर दिया। उस आदमी ने ब्रायन से पैसे भी मांगे, बट ब्रायन ने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ से तुम चले जाओ। तब उस आदमी ने अपनी पिस्टल वापस अपनी जेब में रखी। अपनी दूसरी जेब से वो जो टाइज होती है ना, प्लास्टिक वाली, जो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये प्लास्टिक वाली बहुत बड़ी बड़ी टाइज निकाली और सीधा सिसिलिया के हाथ में 2 टाइज दी और कहा कि तुरंत इस ब्रायन के हाथों को बांधो। अब ये बात जैसे ही सिसिलिया ने सुनी, उसने तुरंत वो दोनों टाइज पकड़ ली और ब्रायन को कहा कि अपने हाथ पीछे कर लो। अब सोच कर देखिए बेचारे ब्रायन के ऊपर क्या बीत रही होगी। खैर, ब्रायन ने अपने हाथ पीछे किए, सिसिलिया ने उसके दोनों हाथों को बांध दिया। ब्रायन के हाथ अच्छे से टाइट करवाने के बाद इस आदमी ने खुद अपने जेब से 2 और टाइज निकाली और सीधा सिसिलिया के हाथों को पीछे करके उसके हाथों को बांधना शुरू कर दिया। इन दोनों के हाथों को अच्छे से टाइटली बांधने के बाद पीछे की तरफ से इन दोनों को इस लेक बेरियासा के बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया, मतलब कि इनका मुंह उस लेक बेरियासा की तरफ और ये किलर इन दोनों के पीछे। तब इस किलर ने उस पिस्टल को नहीं बल्कि अपनी जेब में रखे हुए दूसरे चाकू को निकाला और बेचारे ब्रायन के हाथ पीछे से पकड़ के उसकी कमर में पीछे से 6 बार चाकू मारे। ये चाकू लगते ही ऑब्वियसली ब्रायन नीचे की तरफ ढह गया और तब इस किलर ने सिसिलिया के हाथ पकड़े और सिसिलिया को ना सिर्फ पीछे से बल्कि उसको आगे की तरफ घुमाकर उसके पेट में भी काफी बार चाकू मारे। सिसिलिया भी नीचे गिर चुकी थी, बट एट द मोमेंट इस किलर को लगा कि दोनों मर चुके हैं, लेकिन ब्रायन मरने का सिर्फ नाटक कर रहा था। वो अभी भी जिंदा था, वो अभी भी देख सकता था कि किलर क्या कर रहा है, वो उसकी बातें भी सुन सकता था। इन दोनों को मरा समझकर वो किलर बहुत ही कैजुअली इनके पास से निकला। इनके आगे जो गाड़ी खड़ी हुई थी ब्रायन और सिसिलिया की, उस गाड़ी के पास गया, अपनी जेब में रखा हुआ एक मार्कर निकाला, उस मार्कर से एक सर्कल बनाया, उसके बीच में क्रॉस बनाया जो इसका बहुत ही इनफेमस सिग्नेचर था। वो सिग्नेचर बनाया, नीचे 2 डेट्स लिखी। ये दोनों डेट्स वो थी जो इसने पिछले 2 अटैक्स किए थे 2 कपल के ऊपर जिनकी जान ली थी। और तीसरी लाइन में इसने आज की डेट लिखी, आज का टाइम लिखा शाम के 6:30 बजे के आसपास, और साथ ही लिखा बाय नाइफ, मतलब कि चाकू से। ब्रायन ये सब कुछ होते हुए देख रहा था और देखते ही देखते ब्रायन की आंखों के सामने से वो आदमी वहां से गायब हो गया, वो किलर वहां से जा चुका था। तब ब्रायन ने खुद के हाथों को खोला, सिसिलिया के हाथों को खोला, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ से उठकर अपने आप चल पाए, क्योंकि 6 बार चाकू उसकी कमर में लगे थे। तो उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। पास ही मौजूद एक मछुआरे ने उसकी चिल्लाहट सुनी, वो मछुआरा मौके पर आया, इन दोनों को नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, पुलिस वालों को बताया, बट हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही सिसिलिया की मौत हो चुकी थी। इसके तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस वालों के पास एक और कॉल आया, और ये कॉल किसी और की तरफ से नहीं बल्कि किलर की तरफ से ही था। और एज यूजुअल उसने फ़ोन उठाते ही कहा, मैं ज़ोडिएक बोल रहा हूँ और मैंने अभी अभी एक मर्डर किया है। मर्डर एक नहीं बल्कि डबल मर्डर किया है। ये उनकी लोकेशन है लेक बेरियासा के किनारे पर। ऐसी उनकी गाड़ी थी, गाड़ी के ऊपर मैंने वो डेट्स लिखी हैं, टाइम लिखा है और हथियार लिखा है, मैंने उनको कैसे मारा। आप जाकर उनको संभाल लीजिएगा, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिएगा। ये बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया। जिसके बाद ब्रायन ने फुल रिकवरी करी और बताया कि वो किलर कैसा दिखता था। एग्जैक्टली इसने भी बिल्कुल वैसा ही डिस्क्रिप्शन दिया जैसा कि डेविड ने दिया था, वो जो रात को पार्किंग लॉट में जिसको मारा था। एग्जैक्टली ब्रायन ने भी वही बताया कि उसकी हाइट तकरीबन 5'8", 5'9" के आसपास होगी और बहुत ज़्यादा मोटा, उसका फेस बहुत ज़्यादा बड़ा। लेकिन यहाँ ब्रायन ने
उसके नकाब के अंदर से उसकी आंखें भी देखी थी और आंखों के पास से उसके जो सिर के बाल थे उस छेद से बाहर निकले हुए थे 2-4 और उन बालों का रंग ब्राउन। इसके अलावा पुलिस वालों को ब्रायन और सिसिलिया के क्राइम सीन से वही वो फुटप्रिंट मिला जो पहले भी उस बीटल गाड़ी के पास मिला था, जहां उस लाइब्रेरी वाली लड़की, वो छोटी सी 18 साल की लड़की, उसका मर्डर किया था। वो फुटप्रिंट और ये फुटप्रिंट बिल्कुल सेम था। इस इंसिडेंट के तकरीबन 2 हफ्ते बाद यानी कि 11 अक्टूबर 1969 एक यहीं का लोकल टैक्सी ड्राइवर पॉल, जिसको अभी अभी उसके पेजर के ऊपर एक मैसेज आया और ये मैसेज था एक पैसेंजर का जो कि उसको बुला रहा था अपने पास कि आओ फटाफट से मुझे यहाँ से पिक कर लो। असल में उस टाइम पर पेजर चला करते थे, जो भी लोग आज मोबाइल रखते हैं उस टाइम पर पेजर रखते थे। ये पेजर बस मैसेज वगैरह भेजने के लिए थे और ये उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हुआ करते थे। सो पेजर पर जैसे ही पॉल ने मैसेज देखा वो तुरंत उस पैसेंजर को उठाने के लिए सैन फ्रांसिस्को के उस नेबरहुड इलाके के अंदर आ चुका था। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास पॉल अपनी टैक्सी लेकर उस पॉइंट पर पहुंचा जहां से वो मैसेज आया था और वेट करने लगा कब वो पैसेंजर आकर इस गाड़ी में बैठेगा। उसने पेजर से अपनी गाड़ी का टैक्सी नंबर उस पैसेंजर के पास भेज दिया था। सो तकरीबन 8-9 मिनटों तक वेट करने के बाद सडनली उसके पैसेंजर साइड का डोर खुला और एक आदमी अंदर आकर बैठ चुका था। अब इससे पहले कि वो पॉल पैसेंजर से पूछ पाए कि आपको जाना कहाँ पर है, मैं आपको कहाँ ड्रॉप कर दूँ, इतने में ही उस पैसेंजर ने अपनी जेब में रखी हुई एक 9 मिलीमीटर पिस्टल निकाली और सीधा पॉल के माथे पर रखकर उसको शूट कर दिया। और ये गोली, ये वार इतना ज़्यादा भयंकर था कि पॉल मौके पर ही मारा जा चुका था। बट जिस टाइम पर ये सब कुछ हो रहा था उसके बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग में, जो कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, उसके 3rd फ्लोर पर कुछ बच्चे कमरे में मौजूद खेल रहे थे और उन्होंने सडनली बाहर खिड़की की तरफ देखा और उसमें देखा कि एक आदमी ने जस्ट अभी अभी एक ड्राइवर को शॉट किया है और वो बिल्कुल ध्यान से उस चीज़ को, उस सीन को देखने लगे। और तभी उन बच्चों ने देखा कि इस आदमी ने, जिसने अभी अभी मारा है उस ड्राइवर को, इस किलर ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उस चाकू से ड्राइवर की शर्ट के कुछ टुकड़े काटे और उनमें से एक एक टुकड़ा लेकर अंदर जहां भी उसके फिंगर्स लगे थे अपने फिंगरप्रिंट मिटाने लगा। ये सारा काम अंदर साफ सफाई करने के बाद वो किलर बाहर निकला, बाहर दरवाजा बंद किया और जो डोर हैंडल होता है उस डोर हैंडल पर भी उसने वही शर्ट के टुकड़े रगड़े, अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। जल्दी ही आसपास से गुजरने वाले लोगों ने उस टैक्सी को देखा, अंदर लाश देखी, तुरंत पुलिस को मौके पर बुलाया गया और जब आसपास पुलिस पूछताछ कर रही थी तो उस बिल्डिंग से भी पूछताछ की गई, उस बिल्डिंग में रहने वालों से, और वो बच्चे नीचे आए मौके पर और पुलिस वालों को सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हमने देखा है। बच्चों के मुताबिक वही आदमी जो कि तकरीबन 5 फुट 8 इंच या फिर 9 इंच लंबा, बहुत ज़्यादा हेल्दी सा, उसने डार्क ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी, लंबी सी जैकेट, वही उसके बूट बड़े बड़े, उसके जो जूते थे और साथ में उसने नकाब भी बाद में पहन लिया था गाड़ी से उतरने के बाद। बट यहाँ उन बच्चों ने पुलिस वालों को एक गलत चीज़ बता दी। जी हाँ, उन बच्चों को लग रहा था कि ये जो भी आदमी है जिसने अभी मारा था इस ड्राइवर को, वो शायद कोई ब्लैक अफ्रीकन था, वो कोई काला अफ्रीकन था। और जैसी पुलिस वालों ने बात सुनी, उन्होंने तुरंत अपने सारे आसपास के इलाके में जहां जहां नाके लगे हुए थे वहां पर ये अनाउंसमेंट कर दी कि कोई ब्लैक अफ्रीकन अगर आपको संदिग्ध अवस्था में भागता हुआ लगे या फिर कोई छुपता हुआ लगे तो तुरंत उसको अरेस्ट कर लो। पुलिस वालों ने बहुत सारे आसपास के लोगों से पूछताछ करी कि क्या किसी ने ऐसा ब्लैक अफ्रीकन देखा है जो यहाँ पर आया हो या फिर जो संदिग्ध लग रहा हो। और इनफैक्ट जब पुलिस पूछताछ कर रही थी अलग अलग लोगों से, तो आज भी माना जाता है कि उस टाइम पर पुलिस ने एक आदमी से पूछताछ करी थी जो कि डिस्क्रिप्शन से मैच होता था, बट सिर्फ उसका रंग वाइट था, उसका रंग ब्लैक नहीं था। और आज भी लोग मानते हैं कि पुलिस ने डायरेक्ट किलर से ही पूछा था कि क्या आपने ऐसा कोई आदमी देखा है, और इस चीज़ का प्रूफ आगे होने भी वाला था। खैर, वो किलर अपने जाने में तो बहुत सारी प्रिकॉशंस बरत के गया था, उसने शर्ट से काफ़ी जगह से फिंगरप्रिंट हटा भी दिए, बट फिर भी पुलिस वालों को उस ड्राइवर के साथ साथ और भी यहाँ 2-3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले और पुलिस वालों ने वो उठा भी लिए। अब इनके पास 2-3 जगहों से फिंगरप्रिंट जो मिले थे उन सभी को मैच किया गया और इनमें से एक फिंगरप्रिंट मैच भी हो गया जो कि पिछले काफ़ी जो क्राइम सीन्स थे उनसे मैच हो रहा था। इसके 2 हफ्ते बाद पुलिस वालों के हेडक्वार्टर पर एक लेटर आया और अगेन ये लेटर वही जो सेम पिछले लेटर्स थे उसी तरीके से मैच हो रहा था। उसकी हेडलाइन दिस इज़ द ज़ोडिएक स्पीकिंग, और उसमें नीचे पूरा पॉल स्टाइन जो वो कैब ड्राइवर था उसके मर्डर का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। इनफैक्ट ये ज़ोडिएक किलर खुद था। इसका प्रूफ देने के लिए उसने शर्ट जो वो अपने साथ ले गया था उसका टुकड़ा, उस टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा काट कर उस लेटर के साथ भेजा है प्रूव करने के लिए कि हाँ ये कांड भी ज़ोडिएक किलर ने ही किया है। इनफैक्ट इस लेटर के एंडिंग में ज़ोडिएक ने पुलिस वालों का मजाक बनाते हुए ये तक लिखा कि आप मुझे पकड़ सकते थे अगर आपने सही तरीके से मुझसे पूछताछ की होती, क्योंकि आपने मुझे रोका था, मुझसे पूछा भी, बट आपने मेरे को फ्रीली जाने दिया।
अब ऑब्वियसली पुलिस वालों की नाक के ऊपर ये धब्बा बन चुका था कि उन्होंने किलर को पकड़ा, उससे पूछताछ भी करी लेकिन उसको जाने दिया। इसके अलावा इसी लेटर के अंदर ये मेंशन था कि अब की बार जो टारगेट होंगे वो छोटे बच्चे होंगे। उसने प्रॉपर तरीका बताया कि वो कैसे बच्चों को टारगेट करेगा। उसने कहा कि वो सुबह सुबह स्कूल बसेस को टारगेट करेगा। सबसे पहले उन स्कूल बसेस को, चलती स्कूल बसेस के टायर पंचर करेगा गोली मारकर, और बाद में वो उन बस के अंदर चढ़ जाएगा और बिल्कुल रैंडमली किसी भी बच्चे को उठाकर उसको शूट कर देगा। ये किस लेवल का डर पूरे शहर के अंदर फैल चुका था, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया उनके माँ बापों ने, या फिर जो भेज रहे थे उनके पीछे पूरी की पूरी पुलिस फोर्स चलती। कोई भी अगर स्कूल बस स्कूल से बाहर निकलती बच्चों को पिक करने के लिए, तो आगे उसके पुलिस की गाड़ी, पीछे उसकी पुलिस की गाड़ी, उनको पूरा गार्ड करते हुए स्कूल तक लेकर जाती, और जब छुट्टी हो जाती तो एग्जैक्टली यही सेम रूटीन वो फॉलो कर रहे थे। इसके 2 दिन बाद एक और लेटर पुलिस वालों के साथ साथ न्यूज़पेपर वालों को भी भेजा गया, और इस लेटर के अंदर भी तकरीबन 300 से ज्यादा अजीब वही लेटर्स बनाए गए थे, अल्फाबेट बनाए गए थे, ड्रॉ किए गए थे, और एंड में लिखा हुआ था कि इसको सॉल्व करो फटाफट से। और जब लोगों ने इसको सॉल्व किया तो सबके सामने आया कि यहाँ ज़ोडिएक किलर बोलना चाह रहा था कि मैं अब बिल्कुल खुश हूँ, अगर तुम मुझे पकड़ भी लोगे तो भी मुझे दुख नहीं होगा, या फिर अगर तुम मुझे मौत की सज़ा दे दोगे तो भी मुझे दुख नहीं होगा। मेरे पास अब मेरे गुलाम हैं जो मेरे मरने के बाद मेरी सेवा करेंगे, ऊपर मेरे गुलाम बनकर रहेंगे। एक और लेटर इस ज़ोडिएक किलर की तरफ से आया। एक तो ये फ्री बहुत है, नल्ला बहुत है, हद से ज़्यादा नल्ला, लिख के लेटर्स भेज रहा है, उसके अंदर कुछ बनाकर भेज रहा है। इतनी बड़ी ये पहले तो कुछ सोचना फिर उसको ड्रॉ करना, अजीब ही आदमी है यार, इतना टाइम कहाँ से आता है किलर के पास। खैर, एक और लेटर आया जिसके अंदर लिखा हुआ था कि वो एक बॉम्ब रेसिपी के ऊपर काम कर रहा है। इसने बॉम्ब का डायग्राम भी बनाया, और ये अब की बार उसने धमकी दी कि वो पूरे शहर में किसी भी रैंडम जगह को बॉम्ब से उड़ा देगा। उसके पास बॉम्ब बनाने का सारा साजो सामान है। पुलिस वाले अब दोबारा से डर गए कि ये कहीं कोई कांड ना कर दे, इसलिए मजबूरन जो भी सर्वाइवर थे इस किलर के अटैक के, उनको बुलाया गया, और इन सब ने मिलकर एक स्केच तैयार किया कि हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिख सकता होगा। सो फाइनली पहली बार पुलिस वालों के पास एक स्केच था कि ज़ोडिएक किलर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और ये जो स्केच अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है यही वो ओरिजिनल स्केच था जो पुलिस वालों ने उस टाइम पर बनाया था। खैर, 1971 का टाइम आ चुका था, और 1971 में पहली बार एक आदमी पुलिस के पास गया जिसने ज़ोडिएक किलर के बारे में पुलिस वालों से बातचीत करी। उसने कहा कि जनाब, मैं एक आर्थर नाम के आदमी के साथ रूम शेयर कर रहा था, यहीं नौकरी करता हूँ मैं सैन फ्रांसिस्को में ही, और मेरे साथ एक आदमी रहता था मेरे रूम के अंदर जिसका नाम था आर्थर। और ये आर्थर एक अजीब ही भसड़, क्योंकि जब भी मैं इसके साथ बात करता अपने रूम में रहते हुए तो इसके थॉट्स बहुत ही अजीब होते थे। ये हमेशा कहता रहता था कि मुझे इंसानों का शिकार करना है। इसके पास बहुत ही अजीब बॉम्ब बनाने की रेसिपी है, इसने बहुत सारा साजो सामान भी इकट्ठा किया हुआ है, तो आप एक बार प्लीज इसको जाकर इन्वेस्टिगेट जरूर करिएगा। इनफैक्ट जब पुलिस वालों ने इस आर्थर को उठाया, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने पास लेकर आए, तो पुलिस वालों को यह भी पता चला कि इस आर्थर को पहले भी 2 बार पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था एक आरोप में, और वो आरोप यह था कि इसने 2 अलग अलग स्कूल बसेस के, जो कि खड़ी थी स्कूल के बाहर, उनके टायर पंचर किए थे गोली मार कर। तो इसलिए पुलिस वालों ने उसको उठाया था, लेकिन इसको हल्का जुर्माना लगाकर छोड़ भी दिया था। जब पुलिस वालों ने इसके करंट रेजिडेंस की तलाशी ली तो उनको वहां से वो जूते भी मिले जो कि एग्जैक्टली सिमिलर मैच कर रहे थे जो पुलिस वालों के पास प्रिंट थे अलग अलग क्राइम सीन से, वो 10 नंबर के आसपास के जूते। इसके अलावा इसके घर से एक घड़ी मिली, हैंड वॉच, जो कि ज़ोडिएक ब्रांड की थी, और उसके ऊपर भी वही सेम सर्कल और क्रॉस वाला सिंबल बना हुआ था। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज लग रही थी पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने जब इसके फ्रिज का दरवाजा खोला तो अंदर बहुत सारे जार्स, कंच के बहुत सारे जार रखे हुए थे। उन सभी जार्स के अंदर अलग अलग जानवरों को मार मार कर भरा गया था, उनका अचार बना रखा था इस आदमी ने। ये एक अलग ही लेवल की भसड़। इसके अलावा इसके बेड के नीचे से एक बड़ा सारा डिल्डो भी मिला लकड़ी का, पता नहीं क्या कर रहा था उसका, ये जो भी था ठीक है, रंगीला आदमी है काफी। इसके अलावा बहुत सारे हंटिंग नाइफ्स, लेकिन ऐसा और कोई एविडेंस नहीं मिला जो इस आर्थर को ज़ोडिएक किलर के साथ लिंक कर दे। आने वाले अगले कुछ और महीनों तक बहुत सारे लेटर्स, अलग अलग साइफर्स वगैरह जिसके अंदर वो कोड लैंग्वेज लिखी हुई थी, पहेलियां लिखी हुई थी, वो बहुत सारे पुलिस वालों के पास आए, न्यूज़ वालों के पास आए। एक एक करके वो लेटर्स पढ़ना या फिर आपको बताना पॉसिबल नहीं है। बहुत ही नल्ला आदमी था वो, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, मैं मानता ही नहीं। सो 1974 तक आते आते सब कुछ शांत हो चुका था। अब ना तो लेटर्स आ रहे थे, ना ही कोई क्राइम सीन बन रहा था, और ये साइलेंस अप्रैल 1978 तक रहा, नियरली 4 सालों के आसपास। और सडनली अप्रैल 1978 में पुलिस वालों के पास एक बार फिर से एक लेटर आया, और ये लेटर फिर से
ज़ोडिएक किलर की तरफ से था। अब क्योंकि ये इतने लंबे टाइम बाद आया था तो सबको लग रहा था कि हो सकता है ज़ोडिएक किलर या तो मर गया हो या फिर उसने सब कुछ करना छोड़ दिया हो और ये लेटर उसके बिहाफ पर कोई और मज़े ले रहा हो और कोई इस केस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इस लेटर के आने के बाद भी कोई कांड वांड नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी बात थी। बट अप्रैल 1990 का टाइम आ चुका था, मतलब कि इस लेटर आने के 2 साल बाद रैल्फ स्प्लेनिंग नाम का एक अपराधी जो कि वहीं पर चोरी करते हुए पुलिस वालों के साथ पकड़ा गया था। सो पुलिस वालों ने जैसे उसको इंटेरोगेशन रूम के अंदर लेकर आए, उसके ऊपर केस वगैरह बनाने लगे, तब उसने कहा कि जनाब मुझे ज़ोडिएक किलर के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आप चाहें तो मैं आपको वो दे सकता हूँ, बट इसके एवज में आपको मेरी जो सज़ा है वो कम करनी पड़ेगी। पुलिस वालों ने उसकी बात मान ली और उसने कहा कि जनाब आर्थर, जिसको आपने छोड़ दिया था, जो सबसे प्राइम सस्पेक्ट था ज़ोडिएक किलर होने का, जी हाँ वही आर्थर जिसके घर में वो सारा सामान मिला था, जिसके घर में पुलिस वालों ने रेड मारी थी और वो डिल्डो भी मिला था। पुलिस वालों के लिए नाम अब इंटरेस्टिंग इसलिए बन चुका था क्योंकि पुलिस वालों ने कभी भी आर्थर का नाम पब्लिकली अनाउंस नहीं करा कि हमने इस आर्थर को पकड़ा है ज़ोडिएक किलर के सस्पेक्ट के रूप में। तो अगर पुलिस वालों ने उसका नाम पब्लिक नहीं किया तो ये राल्फ को कैसे पता चला कि आर्थर के बारे में पुलिस वालों ने उसको पकड़ा था। असल में राल्फ ने बताया कि आर्थर मेरे साथ ही एक बार जेल के अंदर बंद था और उसने कहा था कि मैंने पॉल स्टीन कैब ड्राइवर का मर्डर किया है, और पूरी डिटेल में उसने बताया कि कैसे किया था। फरवरी 1991 तक पुलिस वालों ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। अब दोबारा से आर्थर के घर की तलाशी लेनी थी, उसके लिए सर्च वारंट जारी किया गया और दोबारा से अब पुलिस वाले आर्थर के घर पर खड़े थे। उसका दरवाजा खटखटाया, आर्थर ने खुद दरवाजा खोला। असल में आर्थर उस टाइम पर अपनी माँ के साथ रह रहा था और अब की बार जो पुलिस वालों को इसके घर से चीजें मिली वो सच में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थी। जी हाँ, पुलिस वालों को बहुत सारी रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, टॉर्पीडोज, छोटे मोटे हैंडमेड बॉम्ब बनाने का बहुत सारा सामान और इसके अलावा जितने भी अखबारों के अंदर ज़ोडिएक किलर से रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स छपे थे वो सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इस आर्थर ने काट काट कर अपने पास संभाल कर रखे हुए थे। पुलिस वालों ने वो सारा सामान अपने कब्जे में लिया, आर्थर को भी गिरफ्तार किया, अपने साथ लेकर आए। बट जब उसे पूछताछ कर रहे थे तो उसने सारी चीज़ों से मना कर दिया कि नहीं, मैं ज़ोडिएक किलर नहीं हूँ, ना ही मेरा उससे कोई लेना देना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके घर पर वो बॉम्ब बने पड़े मिले हैं और वो इतना सारा सामान मिला है, लेकिन अमेरिका का भी यहाँ कानून बीच में आ जाता है। असल में अमेरिका के कानून में बंदूकें रखना कोई इलीगल नहीं है। इस तरीके से वहाँ सब्जी की तरह कोई भी चलते फिरते बंदूकें खरीद सकता है। दूसरा, अब आप कहेंगे बॉम्ब, वो भी तो मिले हैं। अब यहाँ अमेरिका का कानून कहता है कि आप किसी को बॉम्ब बनाने के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक उसने वो पूरा बॉम्ब ना बना लिया हो। अगर वो बॉम्ब पूरा फिनिश्ड नहीं है, उसके अंदर कुछ अभी रहता है उसको बनाना, तो आप उसके ऊपर वो बॉम्ब बनाने के चार्जेस नहीं लगा सकते। दूसरा, पुलिस वालों ने उसके फिंगरप्रिंट्स भी लिए, लेकिन वो आर्थर के फिंगरप्रिंट्स किसी भी फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए जो कि पुलिस वालों ने पहले क्राइम सीन से निकाले थे। तीसरा, पुलिस वालों ने उसके थूक का भी सैंपल लिया। अब क्योंकि जो भी ज़ोडिएक, असल ज़ोडिएक जो लेटर्स भेजता था उसके ऊपर स्टैंप लगी होती थी और वो थूक लगाकर जो स्टैंप लगाते हैं उन स्टैंप के ऊपर ज़ोडिएक के थूक का सैंपल था, लेकिन ये सैंपल इस आर्थर के सैंपल से, आर्थर के थूक के सैंपल से मैच नहीं हुआ। ये आर्थर कितना ही पुराना पापी क्यों ना रहा हो, इसने कितने ही बॉम्ब क्यों ना बनाए हो, इसने स्कूल बस के ऊपर शूटिंग क्यों ना करी हो, इसने बच्चों को मारने की कोशिश क्यों ना करी हो, इसके घर में इलीगल चीजें मिली हो, लेकिन फिर भी पुलिस वालों के हाथ खाली। इनफैक्ट पुलिस वालों को यह भी पता चला कि इसको चाइल्ड मोलेस्टेशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और ये 3 साल जेल भी काट कर आया है। 1974 से 1977 तक ये आर्थर जेल के अंदर था। जी हाँ, ये वही टाइम था जब ज़ोडिएक किलर पूरे तरीके से साइलेंट था और 1978 में उसका वो लेटर आया था पूरे 4 सालों बाद। धीरे धीरे और टाइम बीतता रहा, लेकिन पुलिस वालों के हाथ अगेन खाली। आर्थर को भी छोड़ दिया गया, उसको इस केस से किसी भी तरीके से लिंक नहीं किया गया, लेकिन वो प्राइम सस्पेक्ट था। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बनानी शुरू कर दी कि हाँ ये ज़ोडिएक किलर हो सकता था, वो हो सकता था। अलग अलग नाम सामने आए, लेकिन कोई भी पुलिस वालों के हाथ सही से नहीं चढ़ा। इनफैक्ट बहुत सारे इंटरनेट पर डेडिकेटेड फॉरम्स तक बन गए कि ये ज़ोडिएक किलर हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर इसमें ये थ्योरी हो सकती है, लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं रही। इनफैक्ट असली ज़ोडिएक किलर ने जो साइफर्स भेजे थे, जो पहेलियां भेजी थी पुलिस वालों के पास, उनमें से 3 तो आज तक अनसॉल्व्ड रही हैं। उनमें से एक 20 अप्रैल 1970 को जो भेजी गई थी, ये आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। इसके अलावा दूसरी 26 जून 1970 को भेजी गई थी, इसको भी आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। खैर, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सस्पेक्ट पुलिस वालों के सामने आए। इनकी लिस्ट बहुत बहुत लंबी है। अगर मैं आपको एक एक बताने लग गया तो ये वीडियो सच में वीडियो ना रहकर एक मूवी बन जाएगी, 2.5-3 घंटे तक पहुंच जाएगी और उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। वैसे ही मैं गर्मी में बैठा हूँ।
सो ये केस आज भी पूरे तरीके से अनसॉल्व है। आज भी कोई नहीं जानता कि असली ज़ोडिएक किलर कौन था। बेशक इतने सारे क्लूज थे, लेकिन उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी जो टेक्नोलॉजी से वो ट्रेस कर सकते उस किलर को, असल किलर को। आज कोई भी ज़ोडिएक नहीं बन सकता। अगर आज किसी ने उड़ता तीर लिया है ज़ोडिएक बनने का, तो पुलिस उसको उड़ता तीर सच में दे देगी। बट उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था। ना ही फ़ोन वगैरह हुआ करते थे जो लोकेशन ट्रेस कर ले, ना ही ऐसे कुछ डाटा था जिसके थ्रू पकड़ा जाए, ना ही वो डीएनए टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर जिसके थ्रू वो पकड़ा जाए। बेशक पुलिस वालों के पास आज भी क्लूज बहुत हैं, आज भी एक केस ओपन है, लेकिन आज भी किसी को नहीं पता कि ज़ोडिएक किलर कौन हो सकता है। सो आप मुझे बताइए नीचे डिस्क्रिप्शन में कि ज़ोडिएक किलर के बारे में आप और क्या क्या जानते हैं। नीचे कमेंट्स में मुझे आपकी राय जरूर चाहिए। और मैंने सीरियल किलर की स्टोरी बहुत लंबे टाइम बाद कवर करी है। लास्ट सीरियल किलर मेरे ख्याल से मैंने जैक द रिपर कवर किया था, उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने नहीं कवर किया ऐसा कोई सीरियल किलर। सो सीरियल किलर मोस्टली अनसॉल्व रह जाते हैं और ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा ब्रूटल होते हैं। सोच कर देखिए, आप कहीं बैठे हो, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, आप कहीं बैठे हो और आपका सामना किसी सीरियल किलर के साथ हो जाए जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही हो, और आपके सामने वो खड़ा हो और आपके ऊपर हमला कर दे, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। खैर, आप मुझे बताइए कि इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है। अगर आपको ज़ोडिएक किलर के बारे में और कुछ भी मुझसे डिस्कस करना हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। वहीं पर मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी बना रखा है जहाँ पर मैं ज़ोडिएक किलर से रिलेटेड जितने भी ये पहेलियाँ वगैरह उसने भेजी थी, लेटर्स वगैरह, उससे रिलेटेड सारी फोटोज़ वगैरह, वो सारी मैं वहीं पोस्ट कर दूंगा। सो आप वहाँ जाकर देख लेना। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पीछे वीडियो का शाउट आउट नेहा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।